Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and mothers, Assalamu alaikum. How are you all? Today, our third lecture of history, page number 47. Topic is Central Asian Policy of Shah Jahan. Central Asian वस्ती एशियाई पॉलिसी ऑफ शाहजहां की वस्ती एशियाई पॉलिसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सेंट्रल एशियन जो इलाका था वो बाबर का वतन था। यहाँ पे बड़े बड़े तालीमी मराकज़ थे, ठीक है, और इस इलाके को ट्रेड रूट्स की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हासिल थी। नेक्स्ट पेज नंबर 48। बाबर ने 3 बार समरकंद का इलाका फतह किया और लेकिन इसे बरकरार ना रख सका। हिंदुस्तान में अपने हुकूमती मसाइल को हल करने में उलझे रहने की वजह से ये इलाका वो बरकरार ना रख सका इसकी फतह को। शाहजहां के पास दौलत की रेल पेल थी और मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल भी बेहतर थी। उसके दिल में वस्ती एशिया पर हुकूमत करने की भी ख्वाहिश पैदा हो गई। उसने 1645 में वस्ती एशिया में नज़र मोहम्मद की हुकूमत थी। नज़र मोहम्मद की अपने अवाम में जो है गैर मकबूल था और अवाम ने उसके खिलाफ बगावत शुरू कर दी और उसी के बेटे अब्दुल अजीज़ को तख्त पर बिठा दिया। नज़र मोहम्मद को अब हेल्प की ज़रूरत थी। उसने शाहजहां को मदद के लिए बुला लिया। शाहजहां पहले ही इस इलाके को फ़तह करना चाहता था। वो पहले ही इसी नज़र से इस इलाके को देख रहा था कि मैं इसको फ़तह करूं किसी तरह। नज़र मोहम्मद को शाहजहां के जब इरादों का पता चला तो उसने वहाँ से वो मौका पाकर ईरान की तरफ फ़रार हो गया, क्योंकि अगर वो वहीं पे रहता, एक तो उसके अपने अवाम भी उसके ख़िलाफ़ थे और जिसको उसने मदद के लिए बुलाया था उसकी भी कोई शाहजहां भी कोई उसके साथ सिंसियर नहीं था। तो उसने बेहतर यही समझा कि मैं इस इलाके को छोड़कर ईरान की तरफ चला जाता हूँ। सर्दी का मौसम शुरू होते ही मुग़ल फ़ौज ने वापसी का इरादा कर लिया, क्योंकि ये इलाका जो है बहुत ज़्यादा ठंडा था और ये इसके जो बाशिंदे थे हिंदुस्तान के वो सर्दी इतनी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने किसी की भी इजाज़त तलब किए बगैर वहाँ से वापसी का इरादा कर लिया। फिर 1645 में शाहजहां ने शहजादा औरंगज़ेब को बलख की तस्कीर के लिए रवाना किया और इस मुहिम की निगरानी की खातिर ख्वाबी काबुल पहुंच गई। मतलब इसकी बात जो है वो भी काबुल पहुंच गई कि ये तस्कीर के लिए आ रहा है, इसको औरंगज़ेब को भेजा जा रहा है। इस ज़माने में नज़र मोहम्मद ने ईरानी सिपाहियों से मदद से अपना खोया हुआ इलाका हासिल करने की कोशिश भी की, लेकिन वो उसमें नाकाम रहा। नज़र मोहम्मद ने शाहजहां से दरख्वास्त की कि वो मफतूहा इलाके इसे दे दे। मतलब ये इसने फ़तह कर लिए हैं जो इलाके, वो इनको दे दे और अमली तौर पे मुकामी अज़मों की के गोरीले तरीके जंग और मौसमी हालात के पेश नज़र फतूहात को अपने कब्ज़े में रखना नामुमकिन था। शाहजहां ने इस इलाके को तर्क करना ही अपनी आफियत ही समझा इन इलाकों को, कि मैं इन इलाकों से चला ही जाता हूँ बेहतर है। लेकिन उसकी दरीना ख्वाहिश तो पूरी हो गई थी, लेकिन वो अपना बहुत ज़्यादा पैसा लगा के भी वहाँ पे अपनी हुकूमत नहीं बना सका था। अज़बक जो थे उन्होंने मुग़लों को बहुत ज़्यादा जानी नुकसान भी पहुंचाना शुरू कर दिया था। लेकिन इसके अलावा फ़ौजियों की भी हिंदुस्तानी फ़ौजियों की भी बहुत ज़्यादा डेथ होना शुरू हो गई थी। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए शाहजहां ने ये सेंट्रल एशियाई पॉलिसी जो उसकी वहाँ से जाने का फ़ैसला कर लिया और ये उसकी पॉलिसी जो है वो फेल हो गई। नेक्स्ट टॉपिक इज़ सम विक्ट्रीज इन द एज ऑफ शाहजहां। पेज नंबर 49 पे देखें शाहजहां के दौरे हुकूमत की चंद फतूहात वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट, बैटल विद पुर्तगीज़। पुर्तगीज़ जो हैं उनके साथ इसने जो जंग की है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पुर्तगीज़ यूरोप के जनूब मगरबी मुल्क पुर्तगाल के बाशिंदे हैं।
15 और 16 सेंचुरी में वो जहाज़ रानी के फ़न में दूसरा अकवाम यूरोप में बहुत आगे निकल गए थे। एक पुर्तगीज़ मुल्ला जो है उसने वास्को डे गामा 1498 में हिंदुस्तान के जनूब मगरबी साहिल तक पहुंच गया। इसके बाद पुर्तगीज़ जो हैं जहाज़ इस इलाके में मंडलाने लगे। मतलब कि वो जहाज़ों के ज़रिए यहाँ पे आसानी से, पहले तो वास्को डे गामा यहाँ पहुँचा और उसके बाद वो उनके जहाज़ मुसलसल वहाँ पे आने जाने लगे। उन्होंने मुकामी हुक्मरानों की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया और इनके इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। फिर उसके बाद 1579 में बंगाल के शहर हंगी में एक तिजारती मरकज़ कायम किया गया। रफ्ता रफ्ता उन्होंने एक मजबूत किले में उसे तब्दील कर लिया। ये पुर्तगीज़ वालों का था, पुर्तगालियों का था मरकज़ जो है ना, उन्होंने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, इनका जरिया वहाँ पे उन्होंने अपना रोज़गार मुहैया कर लिया। जो वहाँ में मुग़ल इलाके बसने वाले ताजरों से भी ज़बरदस्ती वहाँ पे उन्होंने टैक्स लेना शुरू कर लिया। उन्होंने एक इलाका जो है वहाँ उनको तिजारती मरकज़ बना के वहाँ के जो मुकामी बाशिंदे थे उनसे भी वो टैक्सेस लेना शुरू कर दिए। ठीक है, उसके बाद 1632 में मुग़ल फ़ौज ने हंगली के किले को तीन अतराफ से उसका मतलब ट्रूप्स लेड 3 months लॉन्ग साइंस जो हंगली, उन्होंने तीन तरफ से उसका मुहासरा कर लिया, मतलब तीन तरफ से उसको घेर लिया। और ये 3 माह तक जारी रहा, 3 months तक ये जो है जारी रहा इनका मुहासरा। इस मार्के में हज़ारों पुर्तगीज़ी जो हैं वो हिलाक हुए। हगली के इलाके से हज़ारों की तादाद में मुकामी बाशिंदों को बरामद किया गया, जिनसे पुर्तगीज़ी बगार लिया करते थे। मतलब पुर्तगाली जो हैं वो उनसे टैक्सेस, जगह टैक्स जिसको कहते हैं, इस तरह के जो है लिया करते थे। तो वहाँ से उन लोगों को बरामद किया गया और कैद कैद कर लिया गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है अहमदनगर का इलाका है। 1630 में अहमदनगर में शदीद कहत आ गया। ठीक है, मतलब खुराक खाना पीना उनका जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गई। कहत साली वहाँ पे आ गई और लोग हज़ारों की तादाद में मरने लगे। इन हालात में बेजापुर के हुक्मरान मराठों की मदद से अहमदनगर पर काबज़ हो गए। इसके बाद जो है 1633 में ये इलाका भी मुग़लों की एक सल्तनत में आ गया, दशरथ ने उनके कब्ज़े में आ गया। नेक्स्ट पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 गोलाकंड एंड बेजापुर, गोलाकंड और बेजापुर का इलाका जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। शाहजहाँ ने गोलाकंड और बेजापुर के हुक्मरानों की अतात की दावत दी, मतलब उनको अपने अंडर आने के लिए कहा कि मेरे अंडर आ जाएं, मेरे जैसे मैं कहूँगा वैसे करना शुरू कर दें। तो उन्होंने उसकी अतात को कबूल कर लिया, उसकी बात मान ली और सालाना खराज देने का वादा भी कर लिया। तो इस तरह ये गोलाकंड और बेजापुर का इलाका भी शाहजहाँ के अंडर आ गया, उसके कब्ज़े में आ गया। शाहजहाँ ने सालाना खराज की अदायगी और मराठों से लाताल्लुक़ रहने का वादा लेकर सुलह कर ली, मतलब उनको अपने साथ भी मिला लिया, उनके साथ अपने ताल्लुकात भी मराठों के साथ बेहतर बना लिए। नेक्स्ट पेज नंबर 50, टॉपिक इज़ वॉर ऑफ सक्सेशन बिटवीन शाहजहाँ सन। अब हमने पढ़ना है शाहजहाँ के बेटों में जो जंगें हुई थी तख्त हासिल करने के लिए। मतलब शाहजहाँ के बाद ज़ाहिर बात है बादशाह जब मर जाता था तो उसके बाद उसके बेटे को ही सल्तनत दी जाती थी। अब हम इस बारे में पढ़ेंगे कि शाहजहाँ को जो उसके बेटे तख्त के लिए किस तरह से लड़े थे, क्या वाक़यात पेश आए थे। इन सितंबर 1657 शाहजहाँ फैलिल, ठीक है, सितंबर 1657 को शाहजहाँ बीमार हो गया। बहुत ज़्यादा इलाज के बावजूद उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक ना हुई, रोज़ ब रोज़ उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती गई। तो इस वक्त शाहजहाँ के 4 बेटे थे। ठीक है, हिज 4 सन, अंडरलाइन दिस लाइन। इन बेटों के दरमियान तख्त के लिए जंग शुरू हो गई।
वैसे अमूमन तो यही हुआ करता था कि जो सबसे बड़ा बेटा एल्डर सन होता था, वो एल्डेस्ट सन, वो ही हुकूमत का को संभालता था। लेकिन इन चारों भाइयों में इस बात की जंग शुरू हो गई कि इसको का जानशीन कौन बनेगा। सबसे पहले दारा शिकू। शाहजहां ने अपनी ज़िंदगी में ही दारा शिकू को अपना वली अहद मुकर्रर कर दिया था, क्योंकि इसमें काबिलियत थी, मिलिट्री की कैपेबिलिटी थी, मिलिट्री कैपेबिलिटी इसमें पाई जाती थी। ठीक है। फिर शाहजहां का दूसरा बेटा था। ये बंगाल का गवर्नर था। अपनी शख्सियत के एतबार से तसाहुल पसंद, मतलब ये लेज़ी जिसको कहते हैं ना, इस तरह की इसकी कंडीशन थी कि अपने मामलात को प्रॉपर तरीके से नहीं संभाल सकता था। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड नंबर पे औरंगज़ेब। तीसरा बेटा इसका औरंगज़ेब है। ठीक है। ये मजाज और ये मिजाज का और समझ बूझ के एतबार से काफ़ी बेहतर था, मतलब काफ़ी अक्लमंद जाना जाता था अपनी अक्लमंदी से। इसमें मुस्तकिल मिजाजी थी, अपनी अक्लमंदी से इसने लोगों के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे बनाए हुए थे। और ये दक्कन में नायब की हैसियत से अपनी जो है सलाहियतों का अच्छा मुजाहिरा कर रहा था। ठीक है। शाहजहां ने इसे दक्कन का गवर्नर मुकर्रर किया हुआ था। ये दक्कन का गवर्नर था। 4 नंबर पे आता है मुराद। मुराद शाहजहां का चौथा बेटा था। ठीक है। और ये बहुत जल्दबाज था, और ये गुजरात का गवर्नर था। इम्पोर्टेंस इवेंट, वाक़यात जो इस दौरान हुए हैं इनके मार्कों के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। शाहजहां की अलालत के ज़माने में, बीमारी के ज़माने में, दारा शिकू दरबार में मौजूद था। इसने अपने इक़्तिदार की राह में मुतवक्का ख़तरात का सद्देबाब करने के लिए ज़रूरी इक़दाम भी करने शुरू कर दिए। उसको पता था कि जब मुझे बाप ने बना तो दिया, लेकिन मेरे साथ मेरे भाई इस बात को नहीं मानेंगे, तो मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसने तमाम जो रास्ते थे जहाँ से उसके भाई एंटर हो सकते थे दारुल हुकूमत तक, उसने वो तमाम के तमाम रास्ते बंद करवा दिए। उन रास्तों को बंद कर दिया, उन पे पहरे बिठा दिए गए, ताकि कोई भी हरकत इनके इसके भाई करें तो ये वो पकड़े जाएं और इसको फ़ौरन ख़बर हो, और ये मतलब मेंटली तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार था। सबसे पहले मुराद ने गुजरात में अपना बादशाह होने का खुद ही ऐलान कर दिया। मुराद इसका 4th नंबर वाला भाई जो है, उसने खुद ही ऐलान कर दिया कि वो बादशाह बन चुका है। ठीक है। इसने वहाँ अपने नाम के सिक्के भी जारी कर दिए, मतलब कॉइन्स जो थे वहाँ उसने उन पे अपना नाम और अपने नाम का खुतबा भी पढ़ा उसके नाम का खुतबा भी पढ़ा जाने लगा। उसके बाद उसने अपनी ताजपोशी की रस्म भी वहाँ पर आगरा में अदा कर ली। ठीक है। नेक्स्ट इसका जो है औरंगज़ेब ने इन दिनों दक्कन में मौजूद था। उसने इस तमाम फौरी कार्रवाई को मतलब मज़ीद बिगड़ने से हटाने के लिए तवज्जो जो है अपनी तरफ मरकूज़ कर ली। उसने मुराद को पैगाम बुझाया वो जल्दबाजी से काम न ले। दोनों भाई आपस में तय कर लेते हैं कि किस तरह दारा शिकू से, मतलब पहला जो भाई है उससे किस तरह से हमने मुकाबला करना है। तो उन्होंने आपस में मिलकर दारा शिकू पर हमला किया, और कामयाबी की सूरत में मुराद को माल गनीमत का 3rd पार्ट जो है वो पंजाब, काबल और कश्मीर का जो इलाका है वो हुकूमत में दे दिए गए। 3rd पार्ट जो है वो उसमें से दे दिया बूटी माल गनीमत का। ठीक है।